हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग NCERT 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 2 और अध्याय का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियोज पहले ही बना दिया है। यह इस चैप्टर का चौथा वीडियो है। अगर आपने बाकी सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है स्त्रीक्रेशर और इसमें जानेंगे हम लोग गुरु बीजाणुधानी, जिसे बीजांड कहते हैं, तथा भ्रूण कोष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्त्रीकेसर के बारे में। जयांग पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। जयांग एक स्त्रीकेसर या बहुकेसर हो सकते हैं। एक स्त्रीकेसर का मतलब हो गया कि ऐसा जयांग जिसमें एक ही अंडक हो, यानी एक अंडा हो, और बहुकेसर बहु स्त्रीकेसर का मतलब हो गया जिसमें ज्यादा अंडे हो, यानी बहु अंडपी हो। उसे मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। जहां पर ये एक से अधिक होते हैं वहां स्त्रीकेसर आपस में संलगित होते हैं। अगर संलगित होंगे तो उन्हें हम युक्तांडपी कहते हैं। चित्र 2.2 में चलिए मैं आपको ऊपर दिखाता हूं। या फिर वे आपस में स्वतंत्र होते हैं, जिसे हम व्युत्तांडपी कहते हैं। प्रत्येक स्त्रीकेसर में 3 भाग होते हैं। पहला वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। किसी भी स्त्रीकेसर के मुख्य 3 अंग हैं। पहला है वर्तिकाग्र, दूसरा है वर्तिका और तीसरा है अंडाशय। अगर यही अंडाशय एक से अधिक होता है तो उसे हम बहुअंडपी कहते हैं, और एक होता है तो एक अंडपी कहते हैं। साथ ही अगर इसके अंडप यानी जो बहुअंडपी होंगे, अगर मान लीजिए एक से ज्यादा अंडा है, तो अगर वो एक साथ है तो उसे हम युक्तांडपी कहते हैं, और अलग अलग है तो वियुक्तांडपी कहते हैं। चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखाता हूं। यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए एक है आपका स्त्रीकेसर। ये स्त्रीकेसर का फिगर दिया हुआ है। इसमें जो देखिए ये ऊपर वाला सबसे ऊपरी पार्ट होता है, जो थोड़ा इस पे चिपचिपा पदार्थ भी रहता है, जिसपे पराग आकर के सटते हैं, इन्हें हम वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र के नीचे एक नली होती है, पतली सी लंबी नली, जिसे हम वर्तिका कहते हैं। और इस नली के नीचे एक बड़ी सी संरचना होती है, गोल भ्रूण का टाइप की, जिसे हम अंडाशय कहते हैं। ठीक है। अगर यही अंडाशय एक ही होगा तो इसे हम एक अंडपी कहेंगे, और एक से ज्यादा होगा तो उसे हम बहुअंडपी कहेंगे। और अगर सभी अंडा एक ही में है तो उसे हम युक्तांडपी कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक अंडा है, एक नहीं, इसमें बहुत सारे अंडप हैं जो एक ही में मिले हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे अंडप एक ही में मिले हैं, तो इसे हम युक्तांडपी कहेंगे। जबकि 100 नंबर में देखिए ये फिगर दिया हुआ है, इसमें देखिए ये सभी अंडप हैं, सभी अंडप हैं, लेकिन क्या है, सब अलग अलग स्वतंत्र रूप से हैं। तो सभी अंडप स्वतंत्र रूप से हैं तो इन्हें हम युक्तांडपी कहेंगे, क्योंकि ये अलग अलग हैं। साथ ही अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। वर्तिकाग्र पराग कणों के अवतरण मंच का काम करता है। मैंने आपको बताया ही कि जो वर्तिकाग्र होता है उस पे पराग कण आकर के चिपकते हैं, क्योंकि वो चिपचिपा होता है, यानी उसी पे परागकण आकर के बैठते हैं, इसीलिए कह रहा है कि वो अवतरण मंच का कार्य करता है। वर्तिका एक दीर्घकृत पतला इकहरा भाग है जो वर्तिका के नीचे होता है, ये मैंने आपको बता दिया। स्त्रीकेसर के आधार पर उभरा यानी फूला हुआ भाग अंडाशय होता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अंडाशय के अंदर एक गर्भाशयी गुहा होती है। गर्भाशयी गुहा के अंदर की ओर अपरा यानी नार स्थित होता है। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों में नाल, जिसे नार भी कहते हैं या अपरा कहते हैं, वैसे ही ये पौधों में भी होता है। वो कहाँ होता है, तो अंडाशय के नीचे, उसके अंदर की तरफ होता है। अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः बीजांड कहलाती है। अपरा में एक दीर्घ बीजाणुधानी उत्पन्न होती है, जिसे हम बीजांड कहते हैं। एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक से लेकर अनेक
तक हो सकती है। देखिए कुछ पौधों में एक होती है, कुछ में अनेक होती है, जैसे गेहूं, धान, आम, इन सब में एक ही होता है, जबकि पपीता की बात करें, तरबूज की बात करें या आर्किड की बात करें तो उसमें अनेकों होती है। आप लोग देखे होंगे काला काला बीज होता है पपीता में या फिर तरबूज में, वो बहुअंडपी होते हैं इसीलिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से समझना है ये गुरु बीजाणुधानी, जिसे हम बीजांड कहते हैं। ठीक है, आइए एक प्रारूपी आवृत बीजी बीजांड की संरचना में परिचित हो गए। चलिए हम एक संरचना से आपको बताते हैं, फिगर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं आपको, पहले ये देख लेते हैं। बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक वृंत या दंड, जिसे बीजांड वृंत कहते हैं, द्वारा अपरा से जुड़ी होती है। बीजांड की काया बीजांड वृंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र से संलग्न रहती है। इसे मैं आपको पहले फिगर पे दिखाता हूं। देखिए यह एक बीजांड का चित्र है, जिसमें आप देख सकते हैं इसमें बीजांड के चित्र में कि यहाँ पे ये जितना जो क्षेत्र है वो बीजांड की काया है। एक बार अंग देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये बीजांड काया है, ये जितना सारा दिख रहा है ये बीजांड की काया है। ठीक है, और यहीं पे होता है ये बीजांड वृंत, जो इसमें अच्छे से नहीं दिखाया गया है। ठीक है, और यहाँ से जो बीजांड वृंत में जहाँ पे काया जुड़ी होती है, ये देखिए बीजांड वृंत है यहाँ पे, और इससे ये काया जुड़ी हुई है पूरा चारों तरफ से, इसी को हम लोग कहते हैं नाभिका। अतः नाभिका बीजांड वृंत के मध्य संधि का प्रतिनिधित्व करती है। वही मैंने बताया कि जो बीजांड वृंत होता है उसमें क्या होता है, नाभिका क्या करती है कि बीजांड वृंत में काया को सटाती है, मतलब जहां पे सटता है बीजांड काया और बीजांड वृंत जहां पे सटता है उसी को ही हम लोग नाभिका कहते हैं, जो दोनों की संधि का काम करता है, यानी दोनों को जोड़ने का काम करता है। प्रत्येक बीजांड में एक या दो अध्यावरण नामक संरक्षक आवरण होते हैं। यह अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे होता है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित छोटे से रंध्र को छोड़कर अध्यावरण बीजांड के चारों तरफ से घिरे रहता है। बीजांड द्वारी सिरे की ठीक विपरीत निभाग होता है, जो बीजांड के आधारीय भाग का प्रतिनिधित्व करता है। अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है, जिसे बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय केंद्रक की कोशिकाओं में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांड काय भ्रूण कोश तथा मादा युग्मविद बीजांड काय में स्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूण कोश होता है, जो एक गुरु बीजाणु से निर्मित होता है। चलिए मैं आप इन सभी को आपको फिगर के माध्यम से बताता हूं। देखिए यह एक बीजांड का चित्र है, जिसे मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। चलिए देखते हैं इसी पे। एक बात याद रखिएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो मैं बताऊंगा और जो मैंने पढ़कर आपको दिखाया, जो एनसीईआरटी के बुक में है, वहां पे आप लोगों को देखना होगा, क्योंकि फिगर अलग है और वहां पे मैंने आपको अलग बताया है। यहाँ पे आप समझिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको एक बार में नहीं आता है तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके जरूर देखिएगा। चलिए मैंने पहले बताया था कि बीजांड वृंत है और ये बीजांड काया है। जितना सारा ये है क्या है, बीजांड काया है। जहां पे ये जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिका, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, नाभिका कहते हैं। ठीक है, और ये दो आवरणों से घिरा हुआ रहता है, जिसे हम अध्यावरण कह रहे थे। दो आवरणों से घिरा हुआ रहता है, एक अंतः आवरण और एक बाह्य आवरण। ये देखिए अंतः आवरण है, यानी जो अंदर की तरफ एक आवरण होता है घिरा हुआ, उसे हम अंतः आवरण कहेंगे। और एक बाहर की ओर से घिरा हुआ था एक और आवरण से, जो इसे बचाता है, संभाल कर रहता है, उसे हम बाह्य आवरण कहते हैं। ठीक है, और इसके बीच में ये रहता है भ्रूण कोश। किसी भी बीजांड में सामान्यतः एक ही भ्रूण कोश होता है। इसके अलावा ये आपको मैंने बताया पीछे भी पढ़ करके कि जो बीजांड काय होता है वो चारों तरफ से इसको भ्रूण कोश को घेरे हुए रहता है, केवल एक तरफ बीजांड द्वार की तरफ। तो
तो ये आप देख लीजिए, ये बीजांड द्वार है, यहाँ पे ये बीजांड द्वार है जो खुला रहता है एक पतले से छेद की तरह, जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, और इसके ठीक विपरीत साइड में, ये बीजांड द्वार है, इसके ठीक विपरीत साइड में कैलेजल सिरा होता है, जिसे हम निभागीय सिरा भी कहते हैं। यह बीजांड का आधारीय भाग होता है, यहीं से पूरा विकास होता है बीजांड का। सेकेंड चीज इसमें आपको याद रखना है और कि बीजांड काय में बहुत सारा पोषक तत्व रहता है, यानी खाद्य सामग्री रहती है, इसकी भोजन की सामग्री रहती है, जिससे एक बीजांड का विकास होता है। ठीक है, यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये बीजांड अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, जिसे हम मेगास्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु की रचना होती है, इसी प्रक्रम को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः अकेले गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र में विलग हो जाते हैं। यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित एवं सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। ठीक है, मैंने आपको बताया, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इसी से नए गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसे हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यह एक बड़ी कोशिका होती है जो बीजांड काय से बाद में अलग हो जाती है, और इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है तथा जीव इसमें स्पष्ट केंद्रक होता है तथा पूरा जीव द्रव्य इसमें भरा होता है। और एक मातृ कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं और इन चारों में से एक ही सक्रिय रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको और क्लियर होगा। अधिकांश, ये पढ़ते हैं, स्त्री युग्मकोद्भिद। अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु में से एक कार्यशील होता है, जबकि अन्य 3 अविकसित हो जाते हैं। मैंने आपको बताया ही कि इसमें से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से एक कार्यशील होता है, यानी एक क्रियाशील होता है, एक ही पूरा विकसित होता है। 4 में से कितना विकसित होता है जी? 1 विकसित होता है, और जो 3 रहते हैं वो अविकसित रह जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से ये विकसित नहीं होते हैं। चलिए अब इसको हम फिगर में देखते हैं। देखिए, यह एक मातृ कोशिका है जिसमें जीव द्रव्य भरा हुआ है, और ये देखिए स्पष्ट केंद्रक है। इसमें विभाजन होता है तो पहले 2 बनते हैं गुरु बीजाणु, फिर यहाँ पे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। देखिए इसमें से पहले 2 बने, यहाँ पे, फिर विकसित होकर के यहाँ पे 4 गुरु बीजाणु बन गए। इन चारों में से एक ही कोई विकसित होता है, जबकि 3 अविकसित रह जाते हैं। अब इसमें से एक ही विकसित होता है। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोष के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। देखिए 1 से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 में से 1 विकसित होता है, 3 अविकसित रह जाते हैं, और जितने पादपों में ये होता है कि एक ही विकसित होता है, उसे हम एक बीजाणु विकास कहते हैं। चलिए अब भ्रूण कोष के बारे में जानते हैं। भ्रूण कोष के निर्माण का थोड़ा सा और विस्तार से विस्तृत अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु के केंद्रक समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक यानी न्यूक्लियाई बनाते हैं, जो विपरीत ध्रुवों को चले जाते हैं, और 2 न्यूक्लिएट भ्रूण कोष की रचना करते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री केंद्रकीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकीय न्यूक्लिएट, तत्पश्चात 8 केंद्रीय न्यूक्लिएट बनते हैं, भ्रूण कोष की रचना करते हैं। और जब ये 8 केंद्रीय न्यूक्लिएट बन जाते हैं तो ये भ्रूण कोष की रचना करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि ये सूत्री विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्रक है, जो केंद्रकीय विभाजन के तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित होता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें
8 जब से ये केंद्रकीय बनते हैं उसके बाद ही कोशिका भित्ति विकसित होती है। जब तक कि 8 न्यूक्लिएट विकसित नहीं हुए रहते हैं तब तक कोशिका भित्ति विकसित नहीं होती है। 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है जो विशिष्ट मादा युग्म कोद्भिद या भ्रूण कोश के संगठन का रूप लेती है। चलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से और अच्छे से समझाता हूं। यहाँ पे देखिए फिगर में हम लोग आ गए हैं। मैंने आपको बताया था कि एक कोशिका से 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 में से 1 विकसित होता है और 3 अविकसित रह जाते हैं। अब इसमें से देखिए 1 विकसित हो गया। अब इसमें एक स्पष्ट केंद्रक था जो विभाजन द्वारा इसमें से 2 केंद्रक बन जाता है और 2 केंद्रक दोनों 2 ध्रुवों की तरफ चला जाता है, यानी एक ऊपर चला जाता है और एक नीचे चला जाता है। फिर इसमें विभाजन होता है तो 1 से ये 2 कोशिका बना लेता है, फिर ये 1 से 2 केंद्रक बना लेता है। यानी यहाँ पे 2 केंद्रक बने थे, यानी 2 न्यूक्लिएट बने थे, उसके बाद यहाँ पे 4 न्यूक्लिएट बन गए। फिर इनमें विभाजन होता है दोनों में और ये फिर यहाँ से ये 2 से 4 यहाँ पे बन जाता है और 4 यहाँ पे, यानी टोटल 8 न्यूक्लिएट यहाँ पे बन जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि पहले 2 न्यूक्लिएट, फिर 4 न्यूक्लिएट, फिर 8 न्यूक्लिएट बनते हैं। मैंने पीछे आपको बताया। 8 में से 6 न्यूक्लियाई भित्ति कोशिकाओं से घिरी होती हैं और कोशिकाओं में संयोजित रहते हैं। शेष 2 न्यूक्लियाई ध्रुवीय न्यूक्लियाई कहलाते हैं जो अंड उपकरण के नीचे केंद्रकीय कोशिका में स्थित होते हैं। देखिए यहाँ पे 8 में से जो ये 2 न्यूक्लियाई हैं वो केंद्रीय ध्रुव में फंसे हुए रहते हैं और जो 6 हैं ये कोशिका भित्ति द्वारा घिरे होते हैं। नीचे 3 और ऊपर 3, यहाँ भी ये देख सकते हैं आगे विकास होकर के ये घिरे रहते हैं। भ्रूण कोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण विशिष्टतापूर्ण होता है। बीजांड सिरे पर 3 कोशिकाएं एक साथ समूहित होकर अंड उपकरण या समुच्चय का निर्माण करती हैं। इस अंड समुच्चय उपकरण के अंतर्गत 2 सहायक कोशिकाएं तथा 1 अंड कोशिका निहित होती है। बीजांड द्वारी छोर जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं पर एक विशेष सहायक कोशिकीय स्थूल होने लगता है जो सहायक कोशिकाओं में पराग नलिकाओं को दिशा निर्देश प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3 अन्य कोशिकाएं निभागीय छोर पर होती हैं जिन्हें प्रतिव्या शांत कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको मैं फिगर पे दिखाता हूं। बृहद केंद्रकीय कोशिका जैसा कि पहले ही बताया गया है में 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होती है। इस प्रकार से एक प्रारूपी आवृत्त बीजी भ्रूण कोश परिपक्व होने पर 8 न्यूक्लियकृत वस्तुतः 7 कोशिकीय होते हैं। देखिए यहाँ पे जो नीचे है ये प्रतिव्याशांत कोशिकाएं हो जाएंगी और ये जो 2 हैं वो सहायक कोशिकाएं हो जाएंगी और बीच में एक अंड होता है और ये होता है ध्रुवीय केंद्रक। यहाँ पे देखते हैं ये ऊपर वाली तो 3 प्रतिव्याशांत कोशिकाएं हो गई जो कोशिका भित्ति से घिरी हुई रहती है। साथ ही नीचे 2 सहायक कोशिकाएं हैं, ये भी घिरी हुई रहती है। इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है जबकि जो 1 होता है वो अंड होता है। इस तरह इसे हम 7 न्यूक्लियाई होता है जिसमें और 1 अंड होता है। यहाँ तक मैंने आपको बताया कि कैसे भ्रूण कोश का विकास होता है। इस तरह से भ्रूण कोश का विकास वाला टॉपिक समाप्त होता है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यह आप 1, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा कि फिगर को भी अच्छे समझिएगा जो मैंने बताया है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।